सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय है कृति का भाग एक का जो तीसरा अध्याय है रीढ़ की हड्डी, और इसके जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, तो इसको करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी का जो सार गद्य है, परिचय है, अपने शब्दों में लिखना है कि रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक व्यंग्य एकांकी है। व्यंग्य का अर्थ होता है किसी पर कटाक्ष करना। इसमें उन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। चित्रित यानी कि उजागर किया है। राम स्वरूप लड़की का पिता है। लड़की का नाम उमा है, वह बीए पास है। प्रेमा लड़की की माता है। रतन घर का नौकर है। आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। राम स्वरूप एवं उसके परिवार के सभी सदस्य घर को सजाने में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां हो रही हैं। घर में एक तख्त और उस पर एक सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। घर का नौकर रतन भी घर के काम में व्यस्त है। तख्त पर हारमोनियम, सितार आदि सजाए गए हैं। उमा की संगीत की परीक्षा वहीं होगी। प्रेमा ने नाश्ते की सब वस्तुएं सजा दी हैं। नौकर मक्खन लेने जाता है। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि वह उमा को कहे कि वह सज संवर कर आए, किंतु उमा मुंह फुलाए बैठी है। उस मुंह फुलाने का अर्थ होता है उदास होना। उसे बाहरी दिखावा अच्छा नहीं लगता। माँ बेटी के व्यवहार से तंग है। उमा बीए पास है, किंतु वर पक्ष को उसकी शिक्षा मैट्रिक तक बताई गई। रामस्वरूप ने अपनी पत्नी को समझा दिया कि जब वर पक्ष वाले आए तो वह उमा को सजा संवार कर भेजे, किंतु उमा को पाउडर आदि वस्तुएं प्रयोग करने का शौक नहीं है। तभी शंकर और उसके पिता गोपाल बाबू आ जाते हैं। गोपाल बाबू की आंखों से लोक चतुराई टपकती है। उसकी आवाज़ से पता चलता है कि वह अनुभवी और लालची है। शंकर कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। उसकी आवाज़ पतली और खिसखियाट भरी तथा कमर कुछ झुकी हुई है। बाबू रामस्वरूप उन दोनों को अत्यंत आदर भाव से स्वागत करते हुए बिठाते हैं। बातचीत करते हुए रामस्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर एक साल बीमार पड़ गया था। क्या बताऊं कि इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों किचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठते तो भूख वैसी की वैसी। पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटे की सिटिंग हो जाती थी। बातचीत करते हुए गोपाल प्रसाद ने पूछा कि आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में जो सुना है वह तो गलत है न? साफ बात यह है कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है। नाश्ता समाप्त हो चुका है। तभी उमा हाथों में तश्तरी लिए वहाँ आती है। उसने सादगी के कपड़े पहने हैं। उसकी गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें झुकाकर देखता है। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को दे देती है। उमा जब चेहरा ऊपर उठाती है तो उसके नाक पर रखा हुआ चश्मा दिख जाता है। बाप बेटा दोनों एक साथ चौंक कर कहते हैं, चश्मा? बाबू रामस्वरूप बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं। वह उससे गाने बजाने के विषय में पूछते हैं। रामस्वरूप उमा को एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं। उमा उन्हें मीरा का भजन गाकर सुनाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गीत में तल्लीन होने पर उसका मस्तक ऊपर उठा। उसने शायद शंकर को पहचान लिया। वह गीत गाते गाते एकदम रुक गई। उमा उठने को हुई तो उसे रोक लिया गया। फिर गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग और सिलाई की शिक्षा के विषय में पूछने लगे। तसल्ली होने पर इनाम आदि की जानकारी भी चाहिए। इस पर वह चुप रही। जब उमा से संबंधित अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने दिए तो गोपाल प्रसाद ने कहा कि ज़रा लड़की को भी मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप ने उमा को जवाब देने के लिए कहा। उमा ने कहा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप के रोकने पर भी उमा कहती है कि ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती?
क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? वह पुनः कहती है कि क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और आप ज़रा अपने इन साहिबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ही ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। इस पर गोपाल प्रसाद पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं बीए पास हूँ, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की भांति ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद और शंकर अधिक अपमान न सहन कर सके और वे चलने लगे। तभी उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह निराश होकर बाहर निकल जाता है। शंकर का चेहरा रुआंसा हो जाता है। रामस्वरूप भी कुर्सी पर धम से बैठ जाता है। उमा सिसकियां भरने लगती है। तभी रतन मक्खन लेकर आता है। इस प्रकार एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में होता है। करुणाजनक स्थिति होती है बिल्कुल उदास। तो ये हमारा जो अध्याय था रीढ़ की हड्डी, तो इस वीडियो में हमने किया है। तो सभी विद्यार्थी इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।